इंडिया एक्ट 1935। हमारा जो ज्यादातर संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। लगभग 2/3 संविधान हमारा इसी एक्ट से हम लोगों ने कॉपी कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, पहले नेहरू जी ने इसकी बुराई करी थी, इवन डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसकी बुराई करी, लेने के बाद में कर दी कि हम लोगों ने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। अब देखते हैं क्या क्या चीजें ले ली हम लोगों ने एक्ट ऑफ 1935 से। पहला जो सिस्टम लिया हम लोगों ने यहां से वो लिया फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा हमारे द्वारा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अब ये जो संघीय ढांचा है इसके अंदर क्या होता है जी, हमारा सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी भारत सरकार या जो पार्लियामेंट है वो मजबूत रहेगी और राज्यों की सरकारें और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो तुलनात्मक रूप से केंद्र से कमजोर रहेगी। दूसरा तरीका होता है फेडरल का, जिसके अंदर राज्यों का अपना अस्तित्व होता है और केंद्र का अपना अस्तित्व होता है, जैसा कि अमेरिका के अंदर होता है। वहां पे स्टेट भी इतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि केंद्र पावरफुल होता है। लेकिन इंडिया के अंदर ब्रिटिश जो तरीका था या एक्ट ऑफ 1935 के तरीके से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा और थोड़े से कमजोर राज्य रखे, यानी सेंटर के द्वारा राज्यों को तोड़ा भी जा सकता है। डिविजिबल स्टेट्स, डिविजिबल स्टेट्स, स्टेट से रिलेटेड प्रोविजंस भी केंद्र बना सकता है। अगर कई बार केंद्र को लगता है कि राज्य ढंग से काम नहीं कर पा रहे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या बनाया जा रहा है, राज्यों को थोड़ा सा कमजोर रखा गया है, क्योंकि हम लोग राज्य मिलने से देश का निर्माण नहीं हुआ, पहले भारत का निर्माण होता है, भारत बनने के बाद में हम लोगों ने राज्य बनाए थे, ऐसा ही हुआ था हम लोगों के। इसीलिए इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल फर्स्ट यही बोलता है। यानी हमारा जो इंडिया है वो फेडरल स्ट्रक्चर तो रखता है लेकिन यहाँ का स्ट्रॉन्ग सेंटर है और राज्य थोड़े से कमजोर हैं, वो डिविजिबल भी है। क्या सेंटर हमारा डिविजिबल है? नहीं है। क्या कोई राज्य भारत से अलग हो सकता है? नहीं अलग हो सकता। ये जो जिस प्रकार का जो फेडरल सिस्टम है ये हम लोगों ने लिया 1935 के एक्ट से। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर वो वहां से लिया है, ये ऑफिस ऑफ द गवर्नर है। आर्टिकल ऑफिस ऑफ द गवर्नर, देयर शेल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 153, वेरी गुड, 153वां आर्टिकल। ये आर्टिकल कहता है कि सभी राज्यों के लिए गवर्नर होगा हर हाल के अंदर। राजस्थान के गवर्नर कौन है? श्रीमान कलराज मिश्र। और बंगाल के गवर्नर जगदीप धड़कन, धड़कन या धड़कर, धड़कन, ठीक है ना। और भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के? महाराष्ट्र के। आनंदीबेन पटेल गुजरात, उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो, अब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के वो गवर्नर है। यानी हर राज्य का एक गवर्नर होगा। कौन से आर्टिकल में लिखा गया ये? आर्टिकल 153। इस आर्टिकल 153 से ही ये बातें कही गई है और ये हम लोगों ने ली है 1935 के अधिनियम से। 1935 का जो एक्ट आया था उस जमाने में हमारे यहाँ पे 11 राज्य हुआ करते थे। 11 राज्यों के 11 के 11 गवर्नर थे और एक ऊपर उनके हुआ करता था गवर्नर जनरल। जैसे बंगाल का गवर्नर अलग रहेगा, बॉम्बे का गवर्नर अलग रहेगा, मद्रास का गवर्नर, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बिहार, ओडिशा, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोन, असम, सभी के गवर्नर अलग अलग हैं। तो ये गवर्नर का प्रोविजन हम लोगों ने लिया है 1935 के अधिनियम से। फिर लिखो जुडिशरी, 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 न्यायपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका के कुछ प्रावधान है जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो तो लिया है यूएसए से। बाकी जो ओरिजिनल हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, ये लिया एक्ट ऑफ 1935 से, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारी जुडिशरी कैसी है? एकीकृत, इंटीग्रेटेड जुडिशरी।
इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्योंकि एक्ट ऑफ 1935 आता है, उसके अंदर एक कोर्ट का प्रोविजन था, उस कोर्ट का नाम है फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की बात की गई थी। तो जो संघीय न्यायालय का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था, वास्तविक जुरिस्डिक्शन है आज हमारे सुप्रीम कोर्ट का, कि किसी भी मामले को सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना, द डायरेक्ट हियरिंग ऑफ एनी मैटर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट है, उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो। जैसे दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाना, डिस्प्यूट बिटवीन वन स्टेट एंड सेंटर, तो इस प्रकार के जो विवाद हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ये भी हम लोगों ने कहां से लिए, एक्ट ऑफ 1935 से लिए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां से लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये यूएसए से लिया जाएगा। नेक्स्ट लिखो, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग भी हम लोगों ने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। अब जो 1935 का अधिनियम आया था उसके अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात भी गई थी। इसके अलावा उन्होंने जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की थी। तो हमारे जो आर्टिकल है 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक, उनके अंदर हमारा आज क्या है, यूपीएससी, ये क्या है आरपीएससी, ये क्या है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हम लोगों ने लिए कहां से, 1935 के एक्ट से लिए। जो भाग 14 का चैप्टर 2 है वो कहां से लिया हम लोगों ने, यहां से। बोलो इसको, इशारों इशारों में काम नहीं, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ तो ऐसे बोलो, ये कहां से लिया, 1935 के अधिनियम से। अब बताओ यूपीएससी या जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्या 1935 में बनी है, इससे पहले बन गई थी? इसका जो पहला प्रावधान आया था वो आया था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसकी बात की थी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें हम लोगों ने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कह दी थी। उसके बाद में हम लोगों ने 1924 में ली कमीशन बनाया। ली कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दी कि देयर शुड बी ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए यहाँ पर एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और जो एग्जाम वगैरह है वो भी इंडिया के अंदर किए जाए। फिर उसी रिकमेंडेशन, ली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे 1 अक्टूबर 1926 को हम लोगों ने क्या बना दिया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया। इससे प्रथम चेयरमैन कौन है, जोस बारकर। कौन है, रोस बारकर, याद रह जाएगा, जोस बारकर या रोस बारकर। तो यूपीएससी का नाम सुनते क्या आता है, जोस, आरपीएससी का नाम सुनते क्या आता है, जोस। तो कौन से बारकर है ये, रोस बारकर या जोस बारकर, याद रह जाएगा। ये इसका ओरिजिनल की कहां से हम लोगों का जो यूपीएससी है आज का या आरपीएससी है, कैसे कैसे बना, अलग अलग इसके घटनाक्रम है, ये भी कहां से लिए, 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, लिखो इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। 3 प्रकार का हमारे यहाँ पे आपातकाल लगता है। आर्टिकल कौन कौन से हैं आपातकाल के, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में कौन से प्रकार की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। कौन सी है, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में। कौन लगाता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा। इससे 3 ग्राउंड है। कौन कौन से ग्राउंड पे लगेगा, एक तो है वार, युद्ध के आधार पे, अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी, जैसा कि 1962 में लगी, 1965 में लगी, 1971 में लगी, इस आधार पे वार पे। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य
आक्रमण के आधार पे। किसी देश ने हमारे पे आक्रमण कर दिया तो क्या कभी भारत दूसरों पे आक्रमण करता है? नहीं करता, हमारे पे ही आक्रमण करते हैं। हम तो बाद में पिटाई करते हैं, एक बार कोई थप्पड़ मार जाता है उससे बाद में हड्डियां तोड़ने का काम भारतीय सेना करती है। तीनों सेनाएं मिलके, साथ में हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो लग जाती है। तो पाकिस्तान कुछ नहीं करता है अपने साथ में, कुछ नहीं करता। 1948 में, 1947 में, 1965 में, 1971 में, फिर उसके बाद में 1999 में, और लगातार गुजरनी जा रही है। रोजाना पिटाई खाता है फिर भी नहीं मानता। तो अगर वार हो जाता है किसी देश के साथ हमारा, तब भी हमारे यहाँ पे क्या लगेगी? नेशनल इमरजेंसी लगेगी। पहले यहाँ पे एक प्रोविजन था इंटरनल डिस्टरबेंस का, इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति का प्रोविजन था। वो आंतरिक अशांति के आधार पे 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाया गया राष्ट्रीय, 25 जून 1975 को, जिसे हम लोग आपातकाल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तारीख कौन सी है? 25 जून को लगाया गया था। 25 जून को जो इमरजेंसी लगाई थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे लगाई थी कि आंतरिक यहाँ पे क्या हो गई है? अशांति हो गई है। और अशांति को दूर करने के लिए उस जमाने के हमारे जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पे इमरजेंसी लगा दी थी। राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से आज रात 12 बजे से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा रेडियो के अंदर, ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने लाइव आके, आजकल हम लोग लाइव फेसबुक पे आते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे आए थे, मैं अपने इस्तीफे की घोषणा फेसबुक लाइव पे करता हूँ। पुराने जमाने में लाइव आने का तरीका क्या था? केवल बोली, और वो थी ऑल इंडिया रेडियो के। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 25 जून 1975 पे जिस पे आई, ऑल इंडिया रेडियो पे आई, और राष्ट्रपति के नाम से जो आपातकाल घोषित किया उसकी बात कही। उसके बाद में क्या हुआ? इंदिरा गांधी चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारते तो नए प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, और जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया जी, जो इंटरनल डिस्टरबेंस वाला पॉइंट था इसको हटाकर एक नया पॉइंट जोड़ दिया, उसका नाम है आर्मड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, आर्मड रिबेलियन। इस आर्मड रिबेलियन के आधार पे ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अदरवाइज आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। कौन से आधार को? इंटरनल डिस्टरबेंस खत्म हो गया, ठीक है। ये तो प्रोविजन हो गया कौन सा? 52 वाला। ये बाद में हम लोगों ने ऐड किया था आर्मड रिबेलियन। इनिशियली 1935 के एक्ट में तो ये 3 ही पॉइंट थे। उसके बाद में लगती है इमरजेंसी 356। इसमें कौन सा रूल होता है? जब राज्यों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, तब यहाँ पे राज्यपाल को शासन की बागडोर संभाली जाती है, या कोई और भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे राज्य की बागडोर संभाल सकता है। उसे हम लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट्स रूल कह दिया जाता है। ये भी कहां से लिया हम लोगों ने? 1935 से। इसके अलावा एक और इमरजेंसी होती है 360 वाली इमरजेंसी। वो कौन सी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी कौन से देश में लगी? श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या भारत में कभी तक लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी? नहीं, इतने गरीब भी नहीं हुए हम लोग, अपने पास में खूब सारा पैसा है अपने, ठीक है ना। हम लोगों के पास, सबके पास में बचत है, खाने को पैसा है, हम लोग ज्यादा खर्चा भी नहीं करते फालतू का, तो हमारे इमरजेंसी लगने के चांसेस नहीं है। बचत पे ध्यान दी जाती है हमारी इंडियन मेंटेलिटी कि प्लॉट खरीद लो, सोना खरीद लो। ये जो गहना दिया जाता है हमारे द्वारा, ये कई लोगों के द्वारा तो इसे फिजूल खर्च माना जाता है, लेकिन भारतीय परंपराओं के अनुसार एक प्रकार का ये बचत सिस्टम होता है। जब किसी भी घर परिवार के अंदर कोई दिक्कत आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो सबसे पहले ये सोना ही काम आता है। सबसे पहले हमारी जो प्लॉट खरीदे हुए हैं, जमीनें खरीदी हुई है, यही काम आती है। ये जो शेयर मार्केट का सिस्टम है, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज की देन है। तो शेयर मार्केट हमारे बता नहीं है इतना ज्यादा। इंडियन सिस्टम में यहाँ पे कभी भी मंदी नहीं आती, 2008 की मंदी भी नहीं आई यहाँ पे। कारण क्या रहा? हमारा बचत सिस्टम था। हम लोग रोज उगाओ रोज खाओ उस सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग एक साथ ही धान उगाते हैं, फिर साल भर का स्टोर करके रखते हैं हमारे स्टोर में कि साफ 10 बोरी गेहूं की रख ली है हम लोगों ने, 4 क्विंटल जो रख लिए हैं, चीड़े बोरी भर के रख लिए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है जी, वहां पे स्टोर नहीं होता। वो लोग रोजाना जो स्टोर होते हैं वालमार्ट में जाते हैं, वालमार्ट से खरीद के लेके आते हैं, तब वो शेयर मार्केट के अंदर ज्यादा बिलीव करते हैं। और हम वाले लोग क्या करते हैं? बचत में विश्वास करते हैं। और जो बचत में विश्वास करता है उसके कभी भी मंदी आ ही नहीं सकती, ठीक है। उसे कभी घाटा नहीं हो सकता, ना ही उसे बट्टा लगता।
ठीक है, चलो ये प्रोविजंस भी कहां से लिए हम लोगों ने, 1935 के अधिनियम से लिए। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स देख लो, प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये भी कहां से लिए, प्रशासनिक विवरण 1935 के अधिनियम से। अब इतनी सारी चीजें 1935 के अधिनियम से ली तो लगभग हमारा जो संविधान का 2/3 हिस्सा है वो 1935 के एक्ट से ही लिया गया है, ठीक है ना। 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम एक्ट ऑफ 1935, लगभग 2/3 हिस्सा हमारा 1935 के अधिनियम से ले लिया गया। जब 1935 का अधिनियम आया था उस जमाने के अंदर गांधी जी ने तो नहीं कहा था, नेहरू जी ने कहा था, क्योंकि नेहरू जी के जो वंशज क्या कहलाते हैं, गांधी कहलाते हैं। तो नेहरू जी ने कहा था ये ऐसा गाड़ी है जिसके अंदर ब्रेक तो खूब सारे हैं और इंजन है ही नहीं, दिस इज अ मशीन विथ मेनी ब्रेक्स और विदाउट इंजन। ये बात 1935 के अधिनियम के लिए कही थी नेहरू जी ने। बाद में इसी एक्ट की बढ़ाई कर दी, साहब इसी को कॉपी कर लो, ऐसा कहा था। बाद के अंदर संविधान बनने के बाद में भी डॉक्टर अंबेडकर ने, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी यही कहा था, दिस इज द कॉपी ऑफ 1935, यानी 1935 की कॉपी कर दी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग बेहतर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद के अंदर यह बढ़िया लगने लग गया, क्योंकि हम लोगों ने 1947 से लेके 1950 तक का जो गवर्नेंस हुआ था वो भी 1935 के एक्ट से ही रूल हुए थे हम लोगों ने। तो उस दौरान क्या होता है कि जब संविधान सभा हमारा संविधान बना रही थी, उस दौरान संविधान सभा ही एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम कर रही थी। तो अब लेजिस्लेटिव बॉडी काम कर रही या प्रशासनिक पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी, प्रशासनिक एजेंसी के रूप में काम कर रही थी। तो उस दौरान ये जो लोग थे, ये लोग देखते कि यार एक्ट तो चल रहा है 1935 वाला, तो एक काम करते हैं प्रोविजन ये डाल देते हैं, ये प्रोविजन बेहतर है। जब अंग्रेज शासन कर रहे थे थोड़ा सा खराब लगा, जब खुद के द्वारा इनका उपयोग लिया गया तब इन्हें लगा नहीं ये बेहतर चीज है, और बेहतर है तो छोड़ें क्यों बेहतर को, बेहतर तो उपयोग लेने के लिए होती है। तो अभी एक बार वापस रिवाइज कर दो, कौन कौन से पॉइंट्स लिए हम लोगों ने 1935 से। फर्स्ट फेडरल सिस्टम, सेकंड वन इज ऑफिस ऑफ द गवर्नर, देन जुडिशरी, देन पब्लिक सर्विस कमीशंस, देन इमरजेंसी प्रोविजंस, देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। इमरजेंसी प्रोविजंस 1935 के अधिनियम से लिए, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स का जो स्थगन होता है वो लिया वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो स्थगन रहेगा हमारा वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, वेमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, ठीक है ना। और इमरजेंसी प्रोविजंस 1935 के अधिनियम से, ये था।